तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग 16। तो अभी तक हमने भाग 15 तक बहुत सारे उदाहरण किए हैं। मैंने आपको बोला था कि शायद भाग 16 में हमारा आखिरी उदाहरण होगा। और यह उदाहरण आज देखेंगे, खत्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगले भाग में इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यह उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 11। तो यह उदाहरण है परिवहन संबंधी समस्याओं के बारे में। परिवहन को हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे आप किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह गए तो आपको कितना समय लगेगा या फिर कितना डीजल पेट्रोल वगैरह खर्च हो रहा है। तो उसी को हम कम करने के लिए या फिर अपना फायदा निकालने के लिए यहाँ पर हम रैखिक प्रोग्रामर का प्रयोग करेंगे। तो एक सेकंड, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं परिवहन संबंधी समस्या, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पी और क्यू दो स्थानों पर दो कारखाने स्थित स्थित हैं। ठीक है। तो पी और क्यू दो स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर दो कारखाने स्थापित हैं। ठीक है। इन स्थानों से सामान ए बी सी पर स्थित तीन डिपो में भेजे जाते हैं। इन डिपो की साप्ताहिक आवश्यकता क्रमांक 5,5 और 4 सामान के नग है। देखिए, तो हमारे पास पी है, क्यू है, दो कारखाने दिए गए हैं। ठीक है। इन स्थानों से ए बी सी, यहाँ पर हमें ए बी सी तीन डिपो दिए गए हैं। और तीनों डिपो में हमें एक सप्ताह में 5, 5 और 4 सामान के नग की आवश्यकता होती है। मतलब ए डिपो को होता है हमें 5 नगों की आवश्यकता, बी बी डिपो को होता है 5 नगों की आवश्यकता, और सी डिपो को होती है 4 नगों की आवश्यकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जबकि पी और क्यू की स्थापित कारखानों की उत्पादन क्षमता 8 और 6 नग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी केवल 8 नग ही बना सकता है और क्यू 6 नग ही बना सकता है। तो यह हमारे लिए समीका हो गई, या फिर हम इसे व्यवरोध भी कह सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी आवश्यकता है 5, 5 और 4, जो कि ए बी और सी डिपो द्वारा है, यहाँ वह भी हमारी समीका है, या फिर हम उसे व्यवरोध भी कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रति नग परिवहन व्यय निम्न श्रेणीबद्ध है। ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं सी या को। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब दिया गया है दो स्थान कारखाने, कारखाने इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पी कारखाना दिया गया है और के कारखाना क्यू कारखाना दिया गया है। और हमें यहाँ पर दिया गया है ए बी सी। मतलब अगर हम मूल अर्थ में, तो ए हमें देता है 160 रुपये, बी देता है 100 रुपये और सी देता है 150 रुपये हमारे पी कारखाने को। और यहाँ पर हम क्यू के पास आएंगे। तो क्यू क्यू में ए जगह पे भेजे में हमें लगेगा 100 रुपये, बी जगह में भेजे में हमें लगेगा 120 रुपये और सी जगह में भेजे में लगेगा हमें 100 रुपये। मतलब देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। यह है हमारा मान लो पी कारखाना, यह है हमारा क्यू कारखाना, हमारे पास दोनों कारखाने। और हम मेरे पास है ए बी और सी, सी डिपो है आपके पास। ठीक है। अगर मैं पी से ए के पास सामान भेजता हूँ तो लग रहे हैं 160 रुपये, पी से बी के पास सामान भेजता हूँ तो लग रहे हैं 100 रुपये, और अगर पी से सी के पास सामान भेजता हूँ तो लग रहे हैं 150 रुपये। ठीक है। ऐसे ही हमारे हमें आया क्यू के पास। क्यू से मैं ए के पास सामान भेज रहा हूँ तो लगेंगे 100 रुपये, क्यू से बी के पास सामान भेजूंगा तो लगेंगे 120 रुपये, क्यू से सी के पास सामान भेजूंगा तो लगेंगे 100 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग दूरी पे स्थापित होंगे, तभी हमारा मूल्य अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना क्या है। तो प्रत्येक कारखाने से कितने नग सामान प्रत्येक डिपो को भेजा जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतम हो। न्यूनतम परिवहन व्यय क्या होगा। तो हमारा न्यूनतम जो कि परिवहन व्यय है, मतलब परिवहन में जितना खर्च हो रहा है, जितना परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो भी खर्च हो रहा है, हमें उसे न्यूनतम करना है। तो वही हमारा उद्देश्य फलन होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ यहाँ से आप एक बार खुद करके देखिएगा कि आप समीकरण व असमीकरण यहाँ से कैसे बनाएंगे व उद्देश्य फलन कैसे बनाएंगे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से समीकरण व असमीकरण और उद्देश्य फलन कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कारखाना पी। मान लो ये मेरे पास कारखाना पी है
ए रहा कारखाना क्यू है, ठीक है। और बीच में है हमारे पास ए, बी और सी। हमें ए के पास है केवल 5 नगों की जरूरत, बी को है 5 नगों की जरूरत और सी को है 4 नगों की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं कारखाने पी से ए के पास भेजता हूँ तो मुझे 160 रुपए की लागत आती है। अगर मैं कारखाने पी से बी के पास भेजता हूँ तो 100 रुपए की लागत आती है। और कारखाने पी से अगर सी के पास भेजता हूँ तो 150 रुपए की लागत आती है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ऐसे ही मैं कारखाने क्यू से अगर ए के पास भेजता हूँ तो 100 रुपए की लागत आएगी। कारखाने बी क्यू से अगर मैं बी के पास भेजता हूँ तो कितना दिया गया है, 120 रुपए की लागत आएगी। अगर मैं कारखाने क्यू से सी के पास बेचता हूँ तो 100 रुपए की लागत आएगी। तो यह हमें सीधा सीधा दिया गया है। यहाँ से हम समीकरण बाहर समीकरण अब निकालते हैं। तो ठीक है, अब देखेंगे कि माना कि माल के नगों एक्स नगों और वाई नगों की कारखाना पी से के मांस ए और बी डिपो को भेजा गया, ठीक है। तो मैंने मान लो पी से ए और बी डिपो को भेजा है। तब 8 घटक एक्स घटक बाई क्यों नगों को सी डिपो तक भेजा जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो मैंने ए को भेजा, एक्स पी है, मालूम मेरे पास सीधा सीधा बताता हूँ, पी कारखाना है। मैंने ए के पास भेजा एक्स, बी के पास भेजा भाई, और मेरे पास टोटल 8 थे। मालूम मेरे पास 8 चीजें थी। मैंने एक्स दे दिया किसी को, बाई दे दिया किसी को, तो मेरे पास बचेगा कितना, 8 में से एक्स घटा देंगे फिर बाई घटा देंगे। तो 8 घटक एक्स घटक बाई, यही मेरा सी के पास जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। तो सी के पास क्या जाएगा, 8 घटक एक्स घटक बाई। यहाँ पर भी सीधे सीधे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ मेरे पास फिर 5 नग हैं, इसके पास भी 5 नग हैं, इसको 4 नग की जरूरत है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने मान लो इसको एक्स भेजे, ठीक है। तो इसके पास जाएंगे 5 घटक एक्स, इसके पास जाएंगे कितने, 5 घटक बाई, इसके पास कितने जाएंगे, जितने मेरे पास, मैंने मान लो इसको 5 घटक एक्स भेज दिए, इसको भेज दिए 5 घटक बाई। तो मेरे पास टोटल कितने थे, 6। 6 में से जब मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो मैं वही जितना भी चीज बचेगी उसको 6 सी तक भेजूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 घटक 5 घटक एक्स जोड़ 5 घटक बाई। तो यही जितने भी नग बचेंगे वह मैं सी डिपो को भेजूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखता हूँ, तो एक्स और बाई 0 से बड़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल बड़े होंगे। और 8 घटक एक्स घटक बाई, यह भी हमारे 0 से बड़े या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम 0 से कम नग तो भेजेंगे नहीं। ऑब्वियसली 0 से बड़े ज्यादा ही नग भेजेंगे। तो और देखेंगे तो हम, तो एक्स जोड़ बाई 8 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से कम होना चाहिए क्यों, क्योंकि मेरे पास मान लो केवल 8 रुपए ही हैं। मैं ए को और बी को पैसे दे रहा हूँ, तो इन दोनों को जितने पैसे दिए वह मिलाकर 8 रुपए से कम ही होंगे, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया है कि एक्स जोड़ बाई हमारे 8 से कम होना चाहिए, यहाँ पर 8 के बराबर हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब डिपो ए पर सामान की साप्ताहिक आवश्यकता 5 नग है। तो डिपो ए को केवल 5 नगों की आवश्यकता है, क्योंकि पे कारखाने में एक्स नग डिपो ए को भेज जा चुके हैं। इसलिए कारखाने क्यू से 5 घटक एक्स नग डिपो एक्स को भेज जाएंगे। स्पष्टतः 5 घटक एक्स 0 से बड़ा होगा, ठीक है, अर्थात एक्स 5 से छोटा होने वाला है, ठीक है। यह मैं कैसे बताता हूँ, देखिए मैंने पी से भेजे ए को 5 नग, ठीक है। अब मैं क्यू से ए को भेजूंगा, कितने, जितने भी नग भेजूंगा, ए को केवल 5 नगों की ही आवश्यकता है। तो मैं उसे मान लूंगा 5 घटक एक्स, यह वो आ जाएगा हमारे कितने नग हमने ए डिपो को भेजे हैं। ऐसे ही मैं बी डिपो के नग निकाल लूंगा, जो कि आएंगे 5 घटक बाई। यहाँ से जैसे ऐसे ही मैंने सी डिपो के नग निकाल लिए थे, जो कि इन दोनों को घटक करके आ गए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी ये दोनों समीकरण भी आ जाएंगी। यहाँ पर हमारी एक आ चुकी है, जो कि एक्स 5 से कम या फिर 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमारी दूसरी समीकरण आ जाएगी, 5 भी 22 से कम या फिर पाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एक आ जाएगी, एक्स जोड़ बाई घटक 5 ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कि एक्स जोड़ बाई कितना है, जितना मैंने ए और बी को भेजा है। तो ए और बी को जितना भेजा है, और चार चार यूनिट क्या है, 4 है हमारे, 6 को जितने नग भेजे हैं वह उतने 4 हैं।
ठीक है, तो x जोड़ बाई घटक 4 यह हमारी 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब कि x जोड़ बाई 4 से बड़े होने चाहिए या फिर 4 के बराबर हो सकते हैं। तो संपूर्ण परिवहन व्यय जो z द्वारा दिया गया है निम्न है। तो जब हम इन सभी को गुणांक कर देंगे तो यह आ जाएगा z बराबर 160 गुणा x। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं पी कारखाने से डिपो ए को भेजता हूँ तो 160 रुपए की लागत आती है, तो यह आ जाएगा 160 गुणा एक्स। ऐसे ही पी से अगर मैं बी को भेजता हूँ तो यह आती है 100 रुपए की लागत, तो यह आ जाएगा 100 गुणा 22 जोड़ 100 गुणा, क्योंकि पी से मैं सी को भेजता हूँ तो यह 150 आ रहा है। तो देख लीजिए लास्ट में हमने 150 से भी गुणा किया है। और ऐसे ही अब हम देखेंगे कि क्यू से जब मैं ए को भेजता हूँ, क्यू से ए को भेजता हूँ तो यह भी 100 रुपए की लागत आ रही है, तो यहाँ से आ जाएगा 100 गुणा 5 घटक एक्स। तो यहाँ से ए रुपये भी हमारे जेड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और आ जाएगा जोड़ 120 गुणा 5 घटक 22। यहाँ से हमारा दूसरा फलन भी आ गया। अब हम लास्ट में सी को जितने नग भेज दिए जा रहे हैं कारखाने पी से और कारखाने क्यू से, यह भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से वह आ जाएगा 100 गुणांक एक्स जोड़ बाई घटक 4, और आ जाएगा 150 गुणा 8 घटक एक्स घटक बाई। इससे हमारे टोटल जो भी हमारा जेड फलन होगा वह निकल आएगा। ठीक है, जिसे हमें न्यूनतम करना है, क्योंकि हमें पी से और क्यू से डिपो ए बी और सी को जाने वाले सामान को न्यूनतम करना है। मतलब कि उसके जितना भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन में जितने भी पैसे लग रहे हैं उसे हमें न्यूनतम करना है। ठीक है, तो यह हमारा फलन आ जाएगा 10, हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स घटक 7 वाई जोड़ 190। ठीक है, तो यह उद्देश्य फलन निकल आया। अब हमारी जितनी भी समीकरणें दी गई हैं उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, फिर उद्देश्य फलन को हर एक बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे, और जिस भी बिंदु पर उद्देश्य फलन न्यूनतम आया, पहले तो हमें यह देखना है कि जो भी हमने उद्देश्य मतलब रेखांकित क्षेत्र निकाला वह छायांकित क्षेत्र चारों तरफ से कवर होना चाहिए, मतलब कि चारों तरफ से ढका होना चाहिए। इसे हम परिबद्ध भी बोलते हैं। अगर वह क्षेत्र परिबद्ध नहीं है तो हमने जो भी जेड का मान निकाला कोणीय बिंदु पर, वह सीधा सीधा हम उसे न्यूनतम या फिर अधिकतम नहीं बोल सकते। उसके लिए हमारी अलग प्रक्रिया है जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, तो हमारी समस्या गणितीय रूप में निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर व्यय अवरोधों के अंतर्गत हमें क्या क्या समीकरण दी गई हैं। तो एक्स और बाई, पहली बात तो ये 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ऐसी सीधा मैंने आपको बता दिया था कि एक्स और बाई मतलब कि जितने नग कारखाने पी से और क्यू से हमें एक्स वो मतलब डिपो ए और डिपो को बी को भेजे गए हैं वह 0 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि नगों की संख्या 0 से कम नहीं हो सकती। फिर है हमारा एक्स जोड़ बाई 8 से कम होना चाहिए, मतलब कि जितने भी मैंने पी कारखाने से एक्स और बाई डिपो को नग भेजे, पी कारखाने के पास केवल 8 ही नग हैं, तो वह एक्स जोड़ बाई 8 से कम ही होगा या फिर 8 के बराबर होगा, क्योंकि पी कारखाना उससे ज्यादा नग नहीं बेच सकता। अब आप देखेंगे कि एक्स 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यह मैंने पहले निकाल दिया है। और ऐसे ही बाई 5 से बड़ा या फिर उसके बराबर ही, 5 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मैंने यह एक और समीकरण निकाल ली थी जो कि है अपना एक्स जोड़ बाई 4 से बड़ा या फिर 4 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य फलन क्या निकला? उद्देश्य फलन निकला है जेड बराबर 10, जिसका हम गुणांक करेंगे एक्स घटक 7 बाई जोड़ 190। इससे हमें न्यूनतम करना है। तो देखिए, पहले पहली बात हमने देखा कि हमने यहाँ पर सी को जितने नग जा रहे थे उसके लिए हमने कोई भी अधिक वेरिएबल नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास केवल कितने अक्ष होते हैं? हमारे पास केवल दो ही अक्ष हैं। एक ग्राफ में एक आलेख में हमारे पास केवल दो ही अक्ष होते हैं अभी के लिए, जिससे हमें सरलता होगी इसे प्लॉट करने में। तो इसलिए मैंने जितने भी नग ए को जा रहे थे जितने भी नग बी को जा रहे थे उन्हें मैंने एक्स और बाई मान लिया। यहाँ से हम बड़ी ही आसानी से सी को जाने वाले नगों को निकाल देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब दो से ज्यादा समीकरण आ जाएं तो आपको केवल दो ही वेरिएबल मानने हैं। ठीक है, अब मैंने जो भी क्यू से जा रहे थे ए बी और सी डिपो को, उसको भी मैं वेरिएबल नहीं मान सकता, क्योंकि अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाते तो फिर से हमें आलेख में प्लॉट करने में दिक्कत आती। तो इसलिए मैंने एक्स और बाई मान लिया, और जितने भी इसको नगों की जरूरत थी उसे 5 से
घटक कर दिया। तो हमारे जितने नगों की समस्या उसे जरूरत थी वह निकल आएंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे वह नग निकल आए। फिर हमने अपने उद्देश्य फलन को निकाल दिया, और जो भी हमारी समीकरणें थी वो भी निकल आई हैं। अब अगले भाग में हम, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसे ग्राफिकल मेथड से, जो भी हमारी आलेखिक विधि होती है उससे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। और जब हमारी, देखिए अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 समीकरण दी गई हैं। मतलब इसमें कोणीय बिंदु आप सोच सकते हैं कितनी भी हो सकती हैं, 6 7 10 भी हो सकती हैं। जितनी भी कोणीय बिंदु आए उन सभी पर हम जेड का मान प्राप्त करेंगे। और जैसे ही हमारा जेड का मान निकल आए, उसे हम देखेंगे कि वह परिबद्ध है कि नहीं। पहली बात तो हमें ये देखना है कि रेखांकित क्षेत्र परिबद्ध है कि नहीं। अगर रेखांकित क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, वह चारों तरफ से कवर नहीं है, तो हम उसे न्यूनतम या फिर अधिकतम मान सीधा सीधा नहीं मान सकते। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, जैसे मैंने मान लो न्यूनतम मान निकाला, फिर उसे जेड, जेड उद्देश्य फलन है इसके बराबर मानूंगा, फिर इसको भी ग्राफ पर प्लॉट करूंगा। वो सीधी सीधी विधि मैंने बताई थी कि पहले एक्स को 0 रखो या फिर एक्स का कोई भी मान रखो और वाई का मान निकालते जाओ, फिर उसे आलेख पर लगाओ। जैसे ही मैंने आलेख पर प्लॉट किया, तो वह उस रेखांकित क्षेत्र के अगर अंदर से जा रहा होगा, तो वह उद्देश्य फलन उसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर वह उद्देश्य फलन का मैंने जो भी इक्वेशन निकाली है, अगर वह रेखांकित क्षेत्र के अंदर से नहीं जाएगी, तो हमारा उद्देश्य फलन का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकल आएगा। तो हम अगले भाग में इसका ग्राफिकल मेथड या फिर जिसे आलेखीय विधि कहते हैं, इसकी मदद से इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। तो अगले वाले भाग में हम परिवहन संबंधी समस्या, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का आपको समझ में आया होगा। इसे आप, मैंने आज समीकरण व असमीकरण निकाल दिए हैं, तो इसे आप एक बार खुद से ग्राफ पर जरूर प्लॉट करके देखिएगा। बाईस का जेड का अलग अलग मान कोणीय बिंदु का निकालिएगा। और अगर आपका न्यूनतम और अधिकतम मान निकल आए तो उसे आप लिख कर रख लीजिएगा। और अगले भाग में हम देखेंगे कि हम कैसे न्यूनतम व अधिकतम मान आलेखीय विधि से निकालेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।